नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक नई कहानी में स्वागत है। इस कहानी के बारे में ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि कहानी अपनी पहचान खुद बनाती है। आप कहानी सुन सकते हैं, क्या पता ये कहानी आपके दिल में भी अपनी पहचान बना ले। क्या ये एक जाल था? शौर्य ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, बस यही इमेजिन करते हुए कि वो ज्यादा सोच रहा है। करण के साथ हुई घटना के बाद हर कोई और भी ज्यादा टेंशन में था। एक दिन बाद कॉन्वॉय एक खाली पड़े टोल स्टेशन के पास रुका। उनका मिशन स्टार्ट हो चुका था। टोल लाइन डैमेज्ड हो गई थी और उसकी रिपेयरिंग जरूरी थी। एक सैनिक ने रिपोर्ट किया, रिपोर्ट्स के हिसाब से 5 ली दूर एक लड़ाई चल रही है। 5 इवॉल्वर्स को म्यूटेंट एनिमल्स ने घेर लिया है। शौर्य ने रीइंफोर्समेंट का ऑर्डर दिया। आधे घंटे बाद 5 किसानों को बुलाया गया। वे सभी पुरुष थे और उनकी कंडीशन बहुत खराब थी। उनके कपड़े फटे हुए थे और वे भूखे लग रहे थे। शौर्य को कोई खाना देने का आइडिया नहीं मिला। अगर वे अकेले म्यूटेंट एनिमल्स का शिकार करने की हिम्मत करते तो उन्हें मौत के लिए रेडी रहना पड़ता। वो कोई संत नहीं था और आर्मी का खाना भी फ्री नहीं था। अगर हालात और बिगड़ गए तो वे जमीन पर बिखरे पड़े म्यूटेंट चूहों को खा सकते थे। 5 साधक टोल स्टेशन के बाहर अलग थलग खड़े थे और आर्मी की फायरिंग को लालच भरी निगाहों से देख रहे थे। कुछ ही देर बाद उनमें से एक ने शौर्य से मिलने की इच्छा जताई। शौर्य टोल स्टेशन की छत पर खड़ा होकर चारों ओर देखने लगा। नीचे किसान का चेहरा पीला पड़ गया था। महाशय, क्या आप हमें कुछ खाना दे सकते हैं? हम इसके लिए इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज कर सकते हैं। शौर्य ने साधक की ओर देखा। कंटिन्यू करो। अगर मैं आपको बताऊं तो क्या आप हमें खाना देंगे? किसान ने उम्मीद से पूछा। क्या तुम मुझसे सौदेबाजी कर रहे हो? शौर्य ने ठंडे टोन में पूछा। इवॉल्वर के एक्सप्रेशन बदल गए और वो डर कर बोला, मेरी हिम्मत नहीं होगी, मेरी हिम्मत नहीं होगी। उसने आगे कहा, एक्चुअली हम काफी खाना लाए थे, लेकिन कल उसे सिल्वर आर्मर वाले त्यान दायरे के एक वॉरियर ने चुरा लिया। शौर्य की आंखें चमक उठीं। जारी रखें। पोस्ट ह्यूमन ने अपनी लार निगल ली। उसका गला सूख गया था, फिर भी उसने आगे कहा, जल्लाद शैलेश जिनलिंग के आसपास का इकलौता त्यान रैंकर है, लेकिन वो उड़ सकता है। मुझे लगता है कि ये उसके कवच की वजह से है। हमारा खाना चुराने के बाद वो हमें चुप कराने के लिए हमें मारना चाहता था, लेकिन वो क्रेजी की तरह खुद से बातें करता रहा और उत्साह से पूर्व की ओर उड़ गया। शौर्य जानता था कि ये लोग ऑटन से टकरा गए हैं। खुद से बात कर रहा था। ये उसके गैजेट के जरिए होना चाहिए था। क्या वो वहां उतरे दूसरे छात्रों से कांटेक्ट कर सकता था? ये ठीक नहीं था। शैलेश के लिए ऑटन को हराना पहले से ही मुश्किल था। अगर बाकी छात्र भी इसमें शामिल हो जाते तो शायद वो टिक नहीं पाता। उन्हें कुछ खाना दो। शौर्य ने बैठते हुए और आकाश की ओर देखते हुए ऑर्डर दिया। वो किस बात से चिंतित था? नानजिंग या फिर बचे हुए लोग? आखिरकार वो एक बाहरी व्यक्ति था, पृथ्वी का नेटिव नहीं। सीधे शब्दों में कहें तो वो वेस्टा और बाकी लोगों की तरह ही था। लेकिन इतने लंबे समय तक पृथ्वी पर रहने के बाद उसने धीरे धीरे अपनी नई पहचान को स्वीकार कर लिया। उसके पास सिर्फ 2.5 साल की मेमोरी थी। उसकी पिछली यादें खाली थीं। उसकी 2.5 साल की ज्यादातर यादें पृथ्वी की थीं। पृथ्वी को ही उसका घर माना जा सकता था। शौर्य ने गहरी सांस ली। अफसोस की बात है कि वो पूरी तरह से पावरफुल नहीं था और पृथ्वी को नहीं बचा सका। हालांकि अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से वो अभी भी कुछ लोगों को बचा सकता है। उन्होंने शैलेश के कम्युनिकेटर से कांटेक्ट किया और उन्हें ऑटन के बारे में अपनी अटकलों के बारे में बताया। शैलेश ने सीरियसली आंसर दिया, मैं समझ गया। सर्किट को जल्द से जल्द फिक्स करो। मैं जानना चाहता हूं कि बाकी छात्र कैसे हैं। वे छात्र सिंपल नहीं हैं। शौर्य ने फोन रख दिया। बाकी लोग? अन्य 6 ऋषि? मुझे उम्मीद है कि विक्रम नहीं मरेगा, वरना मैं किससे बदला लूंगा? शौर्य ने मन ही मन बुदबुदाया। आज रात आसमान काले बादलों से ढका हुआ था और तारों की रोशनी नहीं थी। डिसअपॉइंटेड होकर शौर्य आर्मर्ड व्हीकल में सो गया। आधी रात को अचानक एक चीख ने सबको जगा दिया। बॉस, एक ज़ॉम्बी वेव, एक ज़ॉम्बी वेव! जय चिंतित होकर चिल्लाया। शौर्य आर्मर्ड व्हीकल से बाहर निकला और टोल स्टेशन की छत पर कूदकर देखने लगा। अनगिनत भटकते हुए ज़ॉम्बीज अंधेरी जमीन पर हर तरफ से आ रहे थे। सब लोग अपनी सुरक्षा व्यवस्था एक्टिवेट करो, अपनी लपटें जलाओ और उन्हें बुझा दो, सौम्या चिल्लाई। कुछ ही देर बाद ज़ॉम्बी वेव ने टोल स्टेशन पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। अनगिनत जलती हुई चीजें जमीन पर गिरीं और जमीन जल उठी। लपटें भड़क उठीं और गर्मी की लहरें आसमान को ढक गईं। सावधान, टोल स्टेशन के पास आग मत लगने दो, वरना तुम सब जल जाओगे, सौम्या चिल्लाई। मशीन गन्स ने सभी डायरेक्शंस में फायरिंग शुरू कर दी और शुरू में शांत रही रात बहरा कर देने वाली आवाजों से भर गई। करीब 10,000 सैनिकों ने सबसे बाहरी पेरीमीटर पर ज़ॉम्बी का कत्लेआम किया। सिर्फ उनकी स्टील की तलवारें ही बची थीं। टाइम टू टाइम कोई सैनिक स्क्रैच खाकर ज़ॉम्बी की भीड़ में घसीट लिया जाता और पलक झपकते ही गायब हो जाता। बचाए गए 5 साधक शौक में इधर उधर देखने लगे। ये एक मिलिट्री वॉर था और ये उनकी इमेजिनेशन से कहीं ज्यादा दुखद था। सौम्या ने अपना स्टील नाइफ लहराया। एक पृथ्वी श्रेणी का वॉरियर किसी नॉर्मल इवॉल्वर से कंपैरिजन नहीं कर सकता था। उसके चाकू के एक ही वार से उसकी तेज क्यू जिन दर्जनों ज़ॉम्बीज को चीर डालने के लिए पर्याप्त थी।
हालांकि वो डरपोक थी, फिर भी युद्ध में बहुत बहादुर थी। शौर्य ने भी अपनी लोहे की छड़ लहराई और ज़ॉम्बी भीड़ पर टूट पड़ा। हर एक शॉक के साथ बड़ी संख्या में ज़ॉम्बीज का सफाया कर दिया। इस तरह की ज़ॉम्बी वेव से निपटने का सबसे अच्छा मेथड आग्नेयास्त्रों का उपयोग था। अनफॉर्चुनेटली नानजिंग में ये हथियार बहुत कम बचे थे। अगर शस्त्रागार नष्ट नहीं किए गए होते तो मिसाइलों से सभी ज़ॉम्बीज को मारने के लिए इनफ हथियार होते। जैसे ही शौर्य ने लाशों का वध किया, उसकी कमर पर लगे वॉकी टॉकी से एक घबराई हुई आवाज आई, बॉस, दक्षिण पश्चिम एरिया गिरने वाला है। शौर्य चौंक गया और उछल पड़ा, लाशों के सिरों पर पैर रखते हुए दक्षिण पश्चिम की ओर भागा। वहां अनगिनत सैनिकों का कत्लेआम हो रहा था। क्या हो रहा था? बॉस, एक स्ट्रेंज ज़ॉम्बी है जो बहुत पावरफुल है। यहां तक कि ह्यूमन ग्रेड कप्तान भी इसे हैंडल नहीं कर सकते, जय ने रिपोर्ट किया। शौर्य जमीन पर उतरा और सैनिकों और ज़ॉम्बीज के बीच के जंक्शन पर निशाना साधा। उसने अपनी लोहे की छड़ को जोर से नीचे की ओर घुमाया, जिससे एक साफ कट हवा में फैल गया और धरती के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसने एक साथ दर्जनों ज़ॉम्बीज मार गिराए, जिससे जमीन में एक साफ डिवीजन लाइन बन गई। डिवीजन लाइन के भीतर अनगिनत सैनिक पीछे हट गए और डर के मारे आगे देखने लगे। उनमें से 50 से ज्यादा तब तक मर चुके थे। एक धमाके के साथ शौर्य के हाथ में लोहे की छड़ 2 टुकड़ों में टूट गई। जैसे जैसे शौर्य की ताकत बढ़ती गई, लोहे की छड़ नेचुरली उसके एक भी वार का सामना नहीं कर सकी। सावधान कप्तान, किसी ने चिल्लाकर कहा। चारों तरफ से लाशों का सैलाब उमड़ पड़ा। उनकी संख्या अनगिनत थी। उनकी संख्या कम से कम 1 लाख थी और उन्होंने पहाड़ों और मैदानों को ढक लिया था। शौर्य ने अपनी सीरियस आर्ट का फैलाव किया। उसकी तारा एनर्जी ने एक ऐसी शॉकवेव बनाई जिसने 10 मीटर के दायरे में सब कुछ हिला दिया। सभी ज़ॉम्बीज पीछे हट गए और सिर्फ एक लंबे बालों वाला ज़ॉम्बी ही उस शॉकवेव को झेल पाया। वो जमीन पर मजबूती से खड़ा होकर शौर्य को घूर रहा था। बॉस, ये वही है। इसने बहुत सारे सैनिकों को मार डाला। वॉकी टॉकी से जय की आवाज सुनाई दी। शौर्य ने शॉक होकर अपने सामने पड़े ज़ॉम्बी को देखा। ये कोई नॉर्मल ज़ॉम्बी नहीं था, ये इंटेलिजेंट था। किसी ज़ॉम्बी के लिए इंटेलिजेंस हासिल करना लगभग इम्पॉसिबल था, लेकिन यह सच में हुआ था। शौर्य उस ज़ॉम्बी को घूर रहा था जो उससे 2 मीटर से भी कम दूरी पर खड़ा था। उसकी लाल आंखों से उसे ये फीलिंग नहीं आ रही थी कि वो हैरान है, बल्कि ऐसा लग रहा था कि वो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ है। इससे पहले कि शौर्य कुछ और सोच पाता, लंबे बालों वाला ज़ॉम्बी आगे बढ़ा और अपने पंजों से शौर्य पर अटैक कर दिया। शौर्य ने चकमा दिया, लेकिन उसके पंजों से निकली हवा ने 10 मीटर दूर लाशों को चीर डाला। ये पृथ्वी का एक डोमेन था और प्रचंड और सौम्या से कहीं ज्यादा पावरफुल था। ये शितारा के बराबर था। शौर्य ने लंबे बालों वाले ज़ॉम्बी के अटैक की डायरेक्शन को गौर से देखा। हालांकि ये अव्यवस्थित था, पर हवा से सेफ था। अगर उसने इसे अपनी आंखों से न देखा होता तो उसे यकीन ही नहीं होता कि उस पर एक ज़ॉम्बी अटैक कर रहा है। कई असफल हमलों के बाद लंबे बालों वाला ज़ॉम्बी गुर्राया और भागने के लिए मुड़ा। शौर्य ने ज़ॉम्बी की पीठ पर सफेद धागों को घूरा। ये क्या है? स्पाइडर सिल्क? अचानक शौर्य को उस पॉसिबिलिटी का ख्याल आया जिसका अंदाजा उसने पहले ही लगा लिया था। इस ज़ॉम्बी ने प्रचंड को बिल्डिंग तक फुसलाया था, तो इसमें जरूर कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होगी। शौर्य को सोचने का टाइम ही नहीं मिला। उसने अपनी लोहे की छड़ का टूटा हुआ आधा हिस्सा बाहर फेंका और हवा में उसे ज़ॉम्बी के पेट में घुसा दिया। ज़ॉम्बी दहाड़ा और पीछे मुड़कर शौर्य को घूरने लगा, फिर साउथ की ओर भाग गया। आसपास के लाश अचानक दहाड़ने लगे, मानो उन्हें उकसाया गया हो, और शौर्य का रास्ता रोक दिया। शौर्य चिल्लाया, जय, मुझे बताओ कि वो ज़ॉम्बी कहाँ है? वॉकी टॉकी से जय की आवाज आई, बॉस, वो 100 मीटर दूर मुड़ गया और वेस्ट की ओर भाग गया। हम इसी रास्ते से आए थे। शौर्य ने अपने पैरों में ताकत लगाई और गायब हो गया। पीछे केवल एक इमेज छोड़ गया जिसे अनगिनत लाशों ने निगल लिया। जय ने हैरानी से देखा, क्या ये कोई वॉर टेक्निक थी? ये बहुत ही सरप्राइजिंग था। शौर्य पूरी स्पीड से ज़ॉम्बी भीड़ से बाहर निकला और जिस रास्ते से वे आए थे उसी रास्ते पर उनका पीछा किया, लेकिन लंबे बालों वाले ज़ॉम्बी का कोई पता नहीं चला। बॉस, मैं इसे नहीं देख सकता, जय ने कहा। शौर्य वहीं रुक गया और टोल बूथ की तरफ पीठ करके खड़ा हो गया। उसने अपना गैजेट निकाला और अपनी पावर लेवल जांचा। स्क्रीन बार बार चमक रही थी और सबसे नजदीकी सभी लाशें आसपास के म्यूटेंट एनिमल्स की थीं। हालांकि एक लाश बहुत पावरफुल थी, जिसका पावर लेवल 990 था। वो निश्चित रूप से लंबे बालों वाला ज़ॉम्बी था। शौर्य लंबे बालों वाले ज़ॉम्बी का पीछा कर रहा था। अगर वो उससे निपट लेता तो ज़ॉम्बी गैंग का अंत हो जाता। अगर उसने सही अंदाजा लगाया तो ज़ॉम्बी किंग ने ही ज़ॉम्बी गैंग को उन्हें घेरने का ऑर्डर दिया था। यही ज़ॉम्बी किंग शौर्य की आर्मी से छुटकारा पाना चाहता था। प्रचंड पहला था। शौर्य को यह आइडिया नहीं था कि वेस्टा के गैजेट की जांच की सीमा कितनी बड़ी है, लेकिन ये 5 किलोमीटर के एरिया को कवर करने में कैपेबल होना चाहिए। शौर्य ने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया और धीरे धीरे टोल स्टेशन से बाहर निकल गया। लंबे बालों वाले ज़ॉम्बी के चले जाने के बाद उत्तेजित लाशों का सैलाब धीरे धीरे शांत हो गया और अपनी लक्ष्यहीन भटकने की कंडीशन में लौट आया। जय और बाकी लोगों ने चैन की सांस ली।
बदबूदार खाई बहुत दूर तक फैली हुई थी। घास से कभी कभी हरी आंखें दिखाई देती थीं और फिर गायब हो जाती थीं। शौर्य घास के बीच से गुजर रहा था, बीच बीच में अपने गैजेट पर नजर डाल रहा था। यही वो जगह थी जो बताई गई थी। अगर वो लंबे बालों वाले ज़ॉम्बी से छुटकारा नहीं पाता तो फ्यूचर में नानजिंग की आर्मी बहुत बड़े खतरे में पड़ जाएगी। एक इंटेलिजेंट ज़ॉम्बी किंग शहर में तबाही भी ला सकता है। क्रंच क्रंच क्रंच, उसके कानों में चबाने की आवाज गूंज रही थी। वो आवाज के सोर्स का पीछा करता हुआ खाई के बॉटम पर गया, जहां एक गहरी लाल रोशनी टिमटिमा रही थी। आकाश के काले बादल छट गए थे और चांदनी नीचे चमक रही थी, जिससे एक लाल चमक पैदा हो रही थी, जिसके साथ 2 लाल आंखें भी थीं। शौर्य की आंखें सिकुड़ गईं। अग्नि क्रिस्टल? क्या ये ज़ॉम्बी किंग अग्नि क्रिस्टल खा रहा था? गर्जन! लंबे बालों वाला ज़ॉम्बी दहाड़ते हुए हवा में उछला और शौर्य पर पंजा मारने लगा। उसकी बाह गहरे लाल रंग की थी और उसमें से झुलसती हुई आभा निकल रही थी। शौर्य सरप्राइज के साथ चकमा दे गया, लेकिन ज़ॉम्बी किंग के अटैक से घास फट गई और हवा में जलने की स्मेल भर गई। अगले ही पल ज़ॉम्बी किंग के शरीर से कई अग्नि क्रिस्टल गिरे और घास पर टूट पड़े, जिससे एक ज्वाला निकली जिसने भूमि को रोशन कर दिया। शौर्य ने ज़ॉम्बी किंग के पीछे जाने के लिए रोविंग स्टेप का उपयोग किया, उसकी पीठ में फंसी लोहे की छड़ को बाहर निकाला और उसके ब्रेन में क्रूरतापूर्वक वार किया। ज़ॉम्बी किंग एक पल के लिए इमोबाइल रहा, फिर उसका शरीर कांप उठा और धीरे धीरे गिर पड़ा। उसके शरीर से गहरी लाल लपटें निकल रही थीं, जो उसे अंदर से खा रही थीं। शौर्य को आइडिया नहीं था कि ज़ॉम्बी किंग सभी प्रकार के एनर्जी क्रिस्टल खाकर एक जन्मजात उपहार प्राप्त कर पाएगा। किसी इंसान के लिए जन्मजात उपहार प्राप्त करना बहुत रेयर था, लेकिन ज़ॉम्बी किंग उसे खा सकता था। आखिर इवोल्यूशन का रिजल्ट कौन था? शौर्य कंफ्यूज था। ज़ॉम्बी किंग जल्दी ही जलकर राख हो गया और आसपास की लपटें धीरे धीरे बुझ गईं। शौर्य वहां गया जहां ज़ॉम्बी किंग ने अग्नि क्रिस्टल खाए थे और उसे एक छेद मिला। उसने लाइट जलाई और एक गहरा लाल रंग देखा। ये क्या है? एक अग्नि क्रिस्टल माइन? शौर्य चौंक गया, लेकिन फिर एक्साइटेड हो गया। यूनिवर्स में एनर्जी क्रिस्टल्स बहुत पॉपुलर थे, चाहे वे प्योर स्टार क्रिस्टल हों, अग्नि क्रिस्टल हों या वाटर क्रिस्टल, सभी बहुत वैल्यूएबल थे। उसे यहाँ अग्नि क्रिस्टल की माइन मिलने की एक्सपेक्टेशन नहीं थी। हालांकि उसे नहीं पता था कि वहां कितनी क्वांटिटी में क्रिस्टल हैं, लेकिन ये निश्चित रूप से एक खजाना था। शौर्य बहुत एक्साइटेड था, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि एक लाश किंग को मारने से ऐसा आउटकम मिलेगा। ये सोचते हुए उसने कुछ पत्थर उठाए और उस गड्ढे को फिर से ढक दिया। उसने कुछ प्रिपरेशंस भी की ताकि कोई उसे न खोज पाए। ये जगह भी जय की तरह ही एक खजाना थी और ये एक कैपिटल थी जिसे शौर्य फ्यूचर के लिए बचा रहा था। जैसे ही शौर्य जाने ही वाला था, उसके पैरों के नीचे गहरे लाल रंग की कोई चीज दिखाई दी। वो नीचे झुका और मिट्टी हटाकर एक लाल रंग की खड़ी आंख देखी। ये कोई असली आंख नहीं थी, बल्कि एक लाल रंग की खड़ी आंख थी जिसे किसी अजीब चीज से बनाया गया था। शौर्य ने आंख उठाई और उसकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। उसने पलटकर देखा तो एक भयावह खोपड़ी उसे घूर रही थी। खोपड़ी देखते ही उसका ब्रेन सुन्न हो गया और मन ही मन उसे फेंक देने का मन किया, लेकिन आखिरकार उसने ऐसा नहीं किया और उसे अपनी ब्रह्मांडी अंगूठी में रख लिया। शौर्य के उसे दूर रखने के बाद ही उसे होश आया। उसकी आंखें अविश्वास से भरी थीं। आखिर ये क्या था? तुम यहाँ क्यों हो? यह साफ तौर पर मानव निर्मित प्रोडक्ट था। क्या पहले भी कोई यहाँ आया था? शौर्य को लगा कि उसने एक अविश्वसनीय आइटम उठा लिया है जो उसे उसकी करंट कंडीशन में कांपने पर मजबूर कर सकती है। उसने सांस छोड़ी और जल्दी से चला गया। टोल स्टेशन पर वापस लौटने पर उन्होंने पाया कि लाशों का सैलाब काफी कम हो गया था, लेकिन अभी भी बहुत सारी लाशें थीं। सभी शवों को हटने में 1 घंटा लग गया। टोल स्टेशन के बाहर लाशों का ढेर लगा हुआ था, जिससे इतनी बदबू आ रही थी कि कई म्यूटेंट चूहे उन्हें कुतरने के लिए अट्रैक्ट हो रहे थे। भाई शौर्य, तुम कहाँ थे? सौम्या ने तुरंत उसे डांटा। मुझे एक इंटेलिजेंट ज़ॉम्बी किंग मिला है। ये वही है जिसने लाशों की बाढ़ को अट्रैक्ट किया है। सच में? सौम्या चौंक गई। शौर्य ने आगे कहा, इसकी इन्फॉर्मेशन तुरंत जल्लाद को दो। एक ज़ॉम्बी किंग के अपीयरेंस का मतलब है कि अब सिर्फ नंबरों का फोर्स ही ताकतवर लोगों को जन्म नहीं दे सकता। आज रात हमारे कम से कम 50 सैनिक इसके हाथों मारे गए। सौम्या को सिचुएशन की गंभीरता का पता था और उन्होंने तुरंत अपने सीनियर ऑफिसर्स को इसकी इन्फॉर्मेशन दी। आप कैसे हैं बॉस? जय ने पूछा। उसे शौर्य की टेंशन नहीं थी, लेकिन उसके बिना कैंप में उसकी कोई हैसियत नहीं थी। बाकी का ध्यान रखना, मैं आराम करने जा रहा हूं। समझ गया बॉस, जय ने आंसर दिया। लाशों की बाढ़ ने करीब 100 लोगों की जान ले ली थी। ये क्रूर लग रहा था, लेकिन हर कोई इससे पहले ही सुन्न हो चुका था। किसी को नहीं पता था कि प्रलय के बाद से कितने लोग मारे गए थे, और सैनिकों को अपने साथियों के एक के बाद एक मरने की आदत हो गई थी। टोल स्टेशन की छत पर लेटे हुए शौर्य अपनी ब्रह्मांडीय अंगूठी को छूने से खुद को रोक नहीं पाया। अंदर की खड़ी आंख उसे बेचैन कर रही थी। वो मटीरियल और उससे निकलने वाला फील निश्चित रूप से पृथ्वी से नहीं था। क्या छात्र इसे यहां लाए थे? कौन सा छात्र ऐसा कुछ लेकर आएगा? सौम्या छत पर कूद गई। उसका अट्रैक्टिव चेहरा थकान से भर गया जब वो शौर्य के पास बैठ गई। जल्लाद चाहता है कि हम जल्द से जल्द फ्रंट लाइन से कांटेक्ट करें। बेहतर होगा कि हम राजधानी से कांटेक्ट करें और उन्हें इसकी इन्फॉर्मेशन दें।
शौर्य हंसा। राजधानी? शायद उन्हें इसके बारे में पहले से ही पता था। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? सौम्या ने सरप्राइज से पूछा। शौर्य ने अपना सिर हिलाया। मुझे नहीं पता, ये सिर्फ एक गैस है। अगर एक ज़ॉम्बी किंग नानजिंग में अपीयर हो सकता है तो वो दूसरे प्लेसेस में भी अपीयर हो सकता है। सौम्या ने अपने घुटनों को गले लगाया और दूर तक शून्य फीलिंग से देखती रही। रात का आकाश अथाह लग रहा था और जब उसने ऊपर देखा तो केवल चांदनी ही आकाश को रोशन कर रही थी, लेकिन वो जल्दी ही काले बादलों से ढक गया। आपको क्या लगता है कि पृथ्वी पर फिर से पीस कब होगा? सौम्या ने बुदबुदाया। शौर्य ने कोई जवाब नहीं दिया। रात सुनसान थी और सौम्या दिन के सौम्या से बिल्कुल अलग थी। लेकिन तो क्या, सिर्फ एक इंसान के डरने से सर्वनाश खत्म नहीं हो जाएगा। ग्रह के डेवलपमेंट में काफी टाइम लगेगा और टेस्ट तो अभी शुरू ही हुआ था। सिर्फ वो या शायद 7 ऋषि ही जानते थे कि फ्यूचर में पृथ्वी के भाग्य का डिसीजन ये छात्र ही करेंगे। वेस्टा और ऑर्टन महान यू साम्राज्य की नॉर्मल अकादमियों के छात्र थे। वे भले ही एलीट हों, लेकिन असली टॉप लेवल की अकादमियों में उन्हें एलीट नहीं माना जाता। टॉप लेवल की अकादमियों के एलीट्स के पास युद्ध की ऐसी पावरफुल टेक्निक्स थीं जिनकी तुलना ये छात्र नहीं कर सकते थे। वे इस तथाकथित ट्रायल के मेन कैरेक्टर्स थे। ये सोचते हुए शौर्य ने अपनी ब्रह्मांडीय अंगूठी को छुआ और सौम्या की ओर देखा। आराम करो, मैं आज रात ड्यूटी पर रहूंगा। उसने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, सच में, अगर आपने अभी मुझे कंफर्ट दिया होता तो शायद हमारे बीच कुछ हो जाता। शौर्य मुस्कुराया। उसे उसकी परवाह नहीं थी। वो उसे पसंद नहीं करता था। सौम्या छत से चली गई और उसके चारों ओर के सैनिकों ने सुन्न होकर अपना सामान बांध लिया, जबकि जय दूर से चिल्ला रहा था। शौर्य ने वेस्टा का गैजेट निकाला और उसे खोला। हालांकि उसने वेस्टा के गैजेट से ट्रैकिंग डिवाइस हटा दिया था, फिर भी वो चैन से नहीं रह पा रहा था और यूनिवर्सल नेटवर्क में घुसने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। अब जब वो नानजिंग से बाहर आ गया था तो वो देख सकता था। गैजेट किसी व्यक्ति की पहचान का प्रूफ होता था। उदाहरण के लिए, वेस्टा के गैजेट में उसकी सारी इंफॉर्मेशन थी, जिसमें उसके फैमिली और फ्रेंड्स भी शामिल थे। शौर्य ने गैजेट खोला और नेटवर्क से कनेक्ट करने का ट्राई किया, लेकिन उसे मैसेज मिला कि नेटवर्क कनेक्ट नहीं हो सका। हालांकि उसने अंदाजा लगाया था कि ऐसा होगा, फिर भी वो डिसअपॉइंटेड था। गृह विकास परीक्षण में शामिल होने वाले सभी छात्रों का रजिस्ट्रेशन हो चुका था और उनकी मौत पर उनके गैजेट्स नेटवर्क से हटा दिए जाएंगे। इसका मतलब यह भी था कि वेस्टा की मौत का पता बहुत पहले ही चल चुका था। शौर्य ने आह भरी और आसमान की ओर देखा। उसे इस बात की कोई टेंशन नहीं थी कि वेस्टा की हत्या का खुलासा हो जाएगा। ग्रहों के विकास का परीक्षण बहुत इंपॉर्टेंट था और इसकी देखरेख महान यू साम्राज्य की युवा परिषद कर रही थी। किसी को भी इस टेस्ट में इंटरफेयर करने की परमिशन नहीं थी। हालांकि पृथ्वी एक नेटिव ग्रह था जो अभी तक यूनिवर्स तक नहीं पहुंचा था, फिर भी वो महान यू साम्राज्य का एक पार्ट था। ये टेस्ट केवल छात्रों के लिए ही नहीं बल्कि पृथ्वी के लोगों के लिए भी था। ये एक फेयर ट्रायल थी और वेस्टा की हत्या महान यू साम्राज्य की युवा परिषद के लिए कोई सरप्राइज की बात नहीं थी, बल्कि इसकी तारीफ भी हो सकती थी। यही एक वजह थी कि शौर्य ने वेस्टा को मारने में जरा भी हेसिटेशन नहीं किया। वो अटेंशन अट्रैक्ट करना चाहता था। पृथ्वी पर एंटर करने वाले किसी भी छात्र के लिए बाहरी दुनिया से कांटेक्ट करना इम्पॉसिबल था। वे केवल देख सकते थे, बोल नहीं सकते थे। ये खून और लोहे का एक कठिन टेस्ट था और मौत आम बात थी। शौर्य ने अपने गैजेट की स्क्रीन पर नजर डाली, लेकिन कोई यूजफुल मैसेज नहीं था। आखिरकार उसे वेस्टा के कुछ सेव्ड नोटिफिकेशंस मिले। छात्र वेस्टा, अगर आप 3 महीने के अंदर मिशन पूरा नहीं कर पाई तो काउंसिल छात्रों का दूसरा बैच रिलीज कर देगी। कृपया कड़ी मेहनत करें। यूनिवर्स यूथ काउंसिल ने ग्रेट यू एम्पायर की यूथ काउंसिल को कैंसिल करने का डिसीजन लिया है। रीऑर्गेनाइजेशन की डेट तय की जाएगी। यूनिवर्स यूथ काउंसिल ने डिसाइड किया है कि एस्ट्रल 10 आउटवर्स में फ्रॉस्टवेव वीव में एंटर करेगा। कुल 3 नोटिफिकेशंस थीं, जिनमें से 2 यूनिवर्स यूथ काउंसिल से रिलेटेड थीं। शौर्य शॉक में स्क्रीन को देखता रहा। उसने न तो ग्रेट यू एम्पायर की यूथ काउंसिल के कैंसिल होने की एक्सपेक्टेशन की थी, न ही उसने एस्ट्रल 10 के फ्रॉस्टवेव वीव में आने की। एस्ट्रल कॉम्बैट अकादमी ब्रह्मांड की टॉप लेवल की अकादमियों में से एक थी, जिसमें कुल 10 अकादमियां थीं। एस्ट्रल -9 के अलावा, जो आउटरवर्स के अंतहीन वेव में था, बाकी 9 इनरवर्स में थे। हालांकि इस बार एस्ट्रल 10 फ्रॉस्टवेव वेव में अपीयर होगा, जिसमें ग्रेट यू एम्पायर भी शामिल था। शौर्य ने स्क्रीन बंद कर दी। उसकी आंखें चमक उठीं। ये इन्फॉर्मेशन बहुत वैल्यूएबल थी। एस्ट्रल कॉम्बैट अकादमी यूनिवर्स के अनगिनत युवाओं के लिए एक डेडली अट्रैक्शन थी। पहले उसका इससे कोई लेना देना नहीं था, लेकिन अब जब एस्ट्रल 10 इस मोड पर फ्रॉस्टवेव वीव में एंटर कर रहा था तो इसमें इंटरेस्ट न लेना इम्पॉसिबल था। एस्ट्रल -10 में एंटर करने के लिए आपके पास आउटस्टैंडिंग क्वालिफिकेशन और पावर के साथ साथ इनफ एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ऐसा ही एक एक्सपीरियंस उनके सामने था, पृथ्वी का इवोल्यूशनरी ट्रायल। इसमें कोई सरप्राइज नहीं कि इतने सारे लोग इस ट्रायल के लिए आए थे। वेस्टा भी पॉसिबली इसी रीजन से आई थी। शौर्य को बुरा लग रहा था। वो नहीं जानता था कि वेस्टा का मिशन क्या था, और यदि 3 महीने में कोई इसे पूरा नहीं करता तो छात्रों का दूसरा बैच लैंड कर जाएगा। एस्ट्रल -10 के आने के साथ कई लोग एक्सपीरियंस प्राप्त करना और अपनी योग्यता बढ़ाना चाहते थे, जिनमें पावरफुल वंशों और फेमस फैमिलीज के लोग भी शामिल थे।
पृथ्वी का इवोल्यूशनरी ट्रायल निस्संदेह अट्रैक्टिव था और छात्रों का दूसरा ग्रुप पृथ्वी पर अतुलनीय क्रूरता ला सकता था। शौर्य चिंतित हो गया। अगर छात्रों का पहला बैच कम से कम सेंटिनल था तो दूसरा बैच और भी ज्यादा पावरफुल हो सकता है। हो सकता है कि वो अपनी रक्षा न कर पाए। उसे 3 महीने के भीतर प्रहरी बनना था, वरना वो एक चींटी से ज्यादा कुछ नहीं रह जाएगा। एक रात बीत गई और अगले दिन आर्मी एक बार फिर उत्तर की ओर रवाना हुई। शौर्य और भी शांत हो गया। आर्मर्ड व्हीकल में न रहकर छत पर लेट गया। हुबेई, वुचेंग, भारत का हार्टलैंड। यहाँ 1 करोड़ से ज्यादा बचे हुए लोग इकट्ठा हुए थे, लेकिन फिर भी 7 संतों में से एक विक्रम की उपस्थिति के कारण हर दिन अनगिनत लोग आते थे। प्रलय आ चुका था और वुचेंग के आसपास स्ट्रेंज ओर्स का एक ग्रुप अपीयर हो गया था। इन अयस्कों में लाइट थी जो फटने पर लाइट छोड़ती थी। विक्रम ने इन अयस्कों को बेस के रूप में उपयोग किया और उन्हें वुचेंग के 10 मिलियन बचे लोगों की रक्षा के लिए अपनी वॉर टेक्निक्स के साथ जोड़ा। यही रीजन है कि उन्हें प्रकाश संत के रूप में सम्मानित किया गया। शहर के चारों ओर आकाश में लाइट के स्तंभ चमक रहे थे, पूरे शहर को घेरे हुए थे। यही रीजन था कि वुचेंग को प्रकाश का शहर या कभी न सोने वाला शहर भी कहा जाता था। वुचेंग के सेंटर में जमीन का एक टुकड़ा था जो लाइट के स्तंभों पर टिका हुआ था और आकाश में ऊंचे उठ रहे थे। यहीं पर प्रकाश संत का निवास था और कई लोग इसे स्वर्गीय राजधानी कहते थे। स्वर्गीय राजधानी के नीचे लाइट कैंप था जिसकी सुरक्षा 1 लाख साधक करते थे जो बाहर की ओर फैलते थे। स्वर्ग की राजधानी में कोई भव्य महल नहीं थे, केवल बिना छत वाले सुंदर प्रांगण थे। स्वर्ग की राजधानी में खड़ा कोई भी व्यक्ति तारों भरे आकाश को देख सकता था। इस समय स्वर्ग की राजधानी के प्रांगण में एक सुंदर युवक सीमा पर खड़ा दूर तक देख रहा था। उसने अपना शराब का प्याला उठाया और एक घूंट लिया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल आ गई। वो प्रकाश संत विक्रम थे। विक्रम से कुछ ही दूरी पर एक और युवक खड़ा था। हालांकि वो विक्रम जितना सुंदर नहीं था, फिर भी उसकी आंखें गर्व से भरी थीं। उसने विक्रम को ऐसे देखा जैसे किसी चींटी को देख रहा हो। यहाँ सब कुछ आपका रिसोर्स है, खासकर वे प्रकाश क्रिस्टल। ये आपको अपने साथियों से 10 साल आगे रख सकते हैं। आप उन्हें वेस्ट कर रहे हैं, विक्रम के पीछे खड़े युवक ने दुखी होकर कहा। रवि ने आंसर दिया, ट्रायल के कुछ अनरिटेन रूल्स हैं। जब तक हम किसी फिक्स एरिया को कंट्रोल करते हैं, हम उसे नेटवर्क पर ब्लू रंग से मार्क कर सकते हैं। जनरली ट्रायल के शुरुआती स्टेजेस में कोई भी ब्लू एरिया पर अटैक नहीं करेगा जब तक कि वो कोई दुश्मन ना हो। तो वुचेंग को पहले ही ब्लू एरिया के रूप में मार्क किया जा चुका है? विक्रम ने पूछा। रवि ने नाक भौं सिकोड़ते हुए कहा, एब्सोल्युटली। क्या आपको लगता है कि मैं ही एकमात्र पर्सन हूं जो पिछले कुछ दिनों से यहां हूं? ये मुकदमा बहुत क्रूर है। जनरली शुरुआती राउंड में कोई भी मौत से नहीं लड़ेगा। बेशक हमें हर छात्र के बैकग्राउंड का भी ध्यान रखना होगा। कोइंसिडेंस से मेरी बैकग्राउंड वीक नहीं है, इसलिए पॉइंट्स मिलने के बाद कोई हमें परेशान नहीं करेगा। विक्रम मुस्कुराए और सिर हिलाया। मैं समझ गया। ठीक है, मैं आपसे पूछता हूं, इन्वेस्टिगेशन कैसी चल रही है? रवि ने इम्पेशेंस से पूछा। फिर आंखों में दर्द के फीलिंग के साथ उसने रोशनी के पिलर्स की ओर देखा। इन पिलर्स को बंद कर दो, ये बहुत यूजलेस हैं। विक्रम मुस्कुराए और रवि के लिए शराब डाली। मैंने कुछ प्रोग्रेस की है। रवि की आंखें चमक उठी। सच में? मुझे बताओ। विक्रम ने गिलास उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, इस पर एक नजर डालो। रवि हैरान थी और उसने अनजाने में गिलास की तरफ देखा, लेकिन उसमें कुछ खास नहीं था। बस शराब में वेव्स थीं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। विक्रम मुस्कुराए और कुछ देर वेट करने के बाद बोले, मुझे अपना गैजेट दो। रवि की आंखें सुस्त थीं जब उसने अपना गैजेट उतारकर विक्रम को दे दिया। कुछ ही देर बाद विक्रम ने उसे बंद कर दिया और अपना सिर रगड़ते हुए कहा, यह तो परेशान करने वाली बात है। उसने तो सचमुच नेटवर्क बंद कर दिया है। क्या इसका मतलब यह है कि उसे पता चल गया है कि मैं उसे कंट्रोल कर रहा हूं? इसे भूल जाओ, विक्रम ने अपना गैजेट लगाते हुए कहा। चेहरे पर स्माइल लिए उसने आसमान की ओर देखा। 2 दिन बाद कैंप फ्रंट लाइन पर पहुंच गया। अगर रास्ते में कम्युनिकेशन लाइंस की रिपेयरिंग न करनी पड़ती तो वे बहुत पहले ही पहुंच गए होते। वो पिछले 2 दिनों से चांद को घूर रहा था, जिससे सौम्या को लगा कि वो अपना ब्रेन खो बैठा है। कॉन्वॉय अचानक रुक गया और जय बोला, बॉस, कुछ गड़बड़ है। हमने कल से किसी को अलाइव नहीं देखा है और रास्ते पर सैनिकों की निगरानी होनी चाहिए। हम करीब 1 दिन से चल रहे हैं, लेकिन हमें एक भी पर्सन नहीं दिखा। शौर्य खड़ा हुआ और दूर तक देखा। सैनिकों, रुको और आराम करो। भीड़ से बचते हुए शौर्य ने 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, यहां तक कि 10 किलोमीटर के दायरे में सेंटिनल्स का पावर लेवल मेजर करने के लिए अपना गैजेट ऑन किया। आखिरकार उसे 37 किलोमीटर दूर एक सेंटिनल का पावर लेवल पता चला जो 1800 था। यही वो पावर लेवल था जो उसने खोजा था। शौर्य ने अपना मैप निकालते हुए सीरियस फीलिंग्स एक्सप्रेस किए। 37 किलोमीटर दूर एक सुनसान काउंटी थी जो फ्रंट लाइन से 20 किलोमीटर से भी कम दूरी पर थी, उनके और कॉन्वॉय के ठीक बीच में। उसने सैनिकों को वहां कैंपिंग करने को कहा और खुद उत्तर की ओर चल पड़ा। वो जानना चाहता था कि सेंटिनल इंसान है या कोई म्यूटेंट एनिमल। 10 किलोमीटर से भी कम दूरी तय करने के बाद उसे फील हुआ कि उसे आगे जाने की जरूरत नहीं है।
साधकों की एक आर्मी वहां से गुजर चुकी थी, जिसका मतलब था कि वो सुनसान काउंटी एक मीटिंग प्लेस था। दूसरे शब्दों में जिस प्रहरी को उसने देखा था वो पृथ्वी पर उतरे छात्रों में से एक था। वेस्टा के गैजेट को रीएस्टैब्लिश करने से पहले वो कुछ मोमेंट्स तक अपने आप से बुदबुदाता रहा। शौर्य से करीब 10 किलोमीटर दूर कमर तक लंबे बालों वाली सफेद कवच पहने एक महिला ने अपने गैजेट को देखा और दक्षिण की ओर उड़ने से पहले ठंडी सांस ली। एक पल बाद एक सफेद आकृति आकाश में अपीयर हुई और वहां मंडराते हुए शौर्य को ठंडी निगाहों से घूरने लगी। छात्र, मैंने इस एरिया को ब्लू रंग से मार्क किया है, कृपया चले जाओ। शौर्य ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखें चमक उठीं। वो काफी ब्यूटीफुल थी। नमस्ते, मैं ग्रेट यू एम्पायर के पैगोडा ग्रह की पहली मिलिट्री एकेडमी से आता हूं। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुरंत चली जाओ, उसने उदासीनता से कहा। एनर्जी उसके शरीर में दौड़ रही थी और प्रेशर डाल रही थी। शौर्य ने जल्दी से कहा, डोंट वरी, मैं घायल और कमजोर हूं, मैं तुम्हारे लिए कोई खतरा नहीं हूं और मैं तुम्हें रिसोर्सेज दे सकता हूं, ढेर सारे। उसने उसे कोल्डली देखा। एक ऑर्डिनरी साधक किसी ग्रह के इवोल्यूशनरी ट्रायल में शामिल होने का साहस कैसे कर सकता है? तुम इसमें कैसे शामिल हो गए? मेरे दादाजी हेडमास्टर हैं, शौर्य ने अहंकार से कहा। वो डिसअपॉइंटेड होकर बोली, भाग जाओ। शौर्य ने तुरंत अपनी ब्रह्मांडीय अंगूठी से कुछ अग्नि क्रिस्टल निकाले और उसे उसकी ओर फेंक दिया। इस ट्रायल से बचने में मेरी मदद करो और जब हम बाहर निकलेंगे तो मैं तुम्हें इनसे भरी एक टोकरी दूंगा। वो चौंक कर उन्हें पकड़ ली और जमीन पर गिरते ही क्रिस्टल की गर्मी महसूस करते हुए पूछा, ये तुम्हें कहां से मिले? शौर्य ने प्राइड का नाटक करते हुए कहा, मेरे दादाजी ने मुझे ये गिफ्ट दिए थे। बेशक वो एक एक्सप्लोरर हैं, इसलिए वो जितने चाहें उतने ले सकते हैं। उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और मुट्ठियां भींच लीं, जिससे किलिंग इंटेंट रिवील हो गया। शौर्य सावधानी से पीछे हट गया और उसे घूरते हुए बोला, इम्पल्सिवली कुछ मत करो। हालांकि कोई भी मुकदमे में इंटरफेयर नहीं कर सकता, फिर भी हम पता लगा सकते हैं कि कौन मरा और कौन मारा गया। तुम नहीं चाहती कि मेरे दादा तुम्हारा पीछा करे, है ना? उसने इस बारे में सोचा और उसे छोड़ दिया। मैं इस ग्रह से अलाइव बाहर जाने में तुम्हारी मदद कर सकती हूं, लेकिन रिजल्ट्स का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। शौर्य ने आह भरी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे दादाजी मुझे एस्ट्रल 10 में भेज सकते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, इसलिए रिजल्ट सब तुम्हारे हैं। लड़की और भी ज्यादा निराश और तिरस्कारपूर्ण हो गई। एस्ट्रल -10 की जगह कैलाश शक्ति शिविर बाहरी लोगों के दखल की जगह नहीं थी, और अगर शौर्य खोज करता था तो क्या हुआ? ब्रह्मांड में ऐसे कई शक्तिशाली लोग हैं। रुको, मैं कैसे यकीन कर सकती हूं कि तुम मूल निवासी नहीं हो? उसने शौर्य को घूरते हुए पूछा। शौर्य ने अपना दाहिना हाथ उठाया और उसे तेजी से हिलाया, हवा को पर्दे की तरह पकड़ते हुए उसे जमीन पर पटक दिया, जिससे एक बड़ा गड्ढा बन गया। शॉकवेव पाम। वो आश्चर्य से उसे देखने लगी। शौर्य खुद से खुश था। तुम क्या सोचते हो? इससे यह साबित हो जाना चाहिए, है ना? महिला की आंखें सिकुड़ गईं। शॉकवेव पाम कोई साधारण व्यक्ति इस्तेमाल नहीं कर सकता था। हालांकि यह एक सामान्य युद्ध तकनीक थी, लेकिन इसका इस्तेमाल तब तक नहीं किया जा सकता था जब तक कि किसी की शारीरिक शक्ति एक निश्चित स्तर तक न पहुंच जाए। उसने सोचा था कि वो भी इसका इस्तेमाल नहीं कर सकती, इसलिए उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि एक साधारण साधक इसका इस्तेमाल कर पाएगा। अगर आप शॉकवेव पाम का इस्तेमाल कर सकते हैं तो आप अभी भी उपयोगी हैं। नानजिंग पर कब्जा करने में मेरी मदद करें और मैं आपको अपने स्कोर में जोड़ लूंगी, उसने शांति से कहा। शौर्य चौंक गया। तुम नानजिंग लेना चाहते हो? मैंने सुना है कि वहां एक जल्लाद है, वो एक प्रहरी है। मुझे पता है, ऑर्टन उससे हार गया था, लेकिन मैं उसकी तरह घटिया नहीं हूं। अगर हम साथ मिलकर काम करें तो हम उसे दबा पाएंगे, उसने ठंडे स्वर में कहा। शौर्य ने पूछा, आपको कैसे पता कि एक छात्र को एक स्थानीय व्यक्ति ने हरा दिया? परीक्षण से पहले एक ही अकादमी के छात्र अगर पास के किसी इलाके में उतरते तो साथ मिलकर काम करने पर सहमत हो जाते थे। आपके लिए कोई नहीं आया, ये सही है, तुम बहुत कमजोर हो। वो मन ही मन खुश हुआ कि उसने वेस्टा का रूप धारण नहीं किया। अगर ये महिला ऑर्टन को जानती थी तो वेस्टा को भी जानती होगी। जब वो ऑर्टन को जानती थी तो शैलेश से हारने के बाद वो उत्तर की ओर क्यों भागा था, लेकिन वो बीच रास्ते से पूर्व की ओर क्यों चला गया था? शौर्य ने और कोई सवाल नहीं पूछा। जितना ज्यादा वो पूछता, खुद को बेनकाब करना उतना ही आसान होता। ये औरत चाहती थी कि वो उसके साथ काम करे, जिसका मतलब था कि उसके और ऑर्टन के बीच झगड़ा था। किसी भी तरह नानजिंग खतरे में था। ठीक है, मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन पहले मुझे मजबूत होना होगा, उन्होंने कहा। उसने भौहें चढ़ाकर कहा, कोई जरूरत नहीं है, फिर मुझे अपनी चोटों से उबरना होगा। उसने उसे घूरा, उसे पकड़ लिया और वापस सभा स्थल की ओर उड़ गई। वेस्टा का फॉर्मकास्ट मॉडल केवल 3 बार इस्तेमाल किया जा सकता था, और उसने खुद भी इसे 2 बार इस्तेमाल किया था, ताकि वो एक सामान्य व्यक्ति से साधक और फिर प्रहरी बन सके। प्रहरी क्षेत्र में पहुंचने के लिए उसे एक नए फॉर्मकास्ट मॉडल की जरूरत थी, इसीलिए उसने इस महिला के करीब पहुंचने की कोशिश की ताकि वो आगे बढ़ सके। काउंटी की छोटी सी बस्ती में ज्यादा लोग नहीं बचे थे, सिर्फ लगभग 2 लाख। हालांकि सेना में कई सैनिक थे, उनमें से ज्यादातर जेल कैंप की वर्दी पहने हुए थे। ये लोग इस महिला के नियंत्रण में अग्रिम पंक्ति के सैनिक होने चाहिए। जिनलिन का जल्लाद काफी सक्षम है।
उसके अधीन 80,000 साधक थे और उनमें से 20,000 को अन्य क्षेत्रों से संपर्क स्थापित करने के प्रयास में अग्रिम पंक्ति में भेजा गया था। उनमें से 6 साधक थे, लेकिन मैंने उनमें से 2 को मार डाला और एक उत्परिवर्ती एनिमल के मुंह में मर गया। अभी भी 3 बचे हैं। महिला ने उसे एक इमारत की छत पर ले जाते हुए समझाया। मैं अभी भी आपका नाम नहीं जानता, जेराल्डिन, महिला ने शांति से कहा। उसी समय एक व्यक्ति इमारत के शीर्ष पर पहुंचा और सम्मानपूर्वक सूचना दी, महाराज, 30 किलोमीटर दूर जेल शिविर से सैनिक आए हैं। शौर्य ने मुड़कर नवागंतुक को देखा और उसके चेहरे के भाव बदल गए। नवागंतुक ने भी शौर्य को देखा और उसे शक की निगाहों से देखा। शौर्य अचानक नवागंतुक की ओर दौड़ा और शॉकवेव पाम से वार किया। जेराल्डिन के कुछ कर पाने से पहले ही पाम नवागंतुक की छाती पर लगा, जिससे उसके मुंह से खून निकल आया और उसका शरीर छत से उड़कर जमीन पर गिर गया। तुम क्या कर रहे हो? जेराल्डिन ने शौर्य को घूर कर देखा। ये वही है, शौर्य ने गुस्से से जवाब दिया, ये वही है जिसने यहां उतरते ही मुझ पर घात लगाकर हमला किया था। अगर वो ना होता तो मुझे चोट न लगती। कब? जेराल्डिन ने ठंडे स्वर में पूछा। जिस दिन हम पहुंचे, शौर्य ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। कहां? लगभग 100 किलोमीटर दक्षिण में, शौर्य ने उसकी ओर देखते हुए जवाब दिया। क्या तुम मुझ पर शक कर रही हो, या फिर आप इस मूल निवासी के साथ भाग करने के लिए तैयार नहीं हैं? अपने शब्दों पर ध्यान दो, जेराल्डिन ने कहा। मुझे एक साधारण मूल निवासी की परवाह नहीं है, लेकिन तुम मेरे लोगों को नहीं मार सकते। क्या वो मूल निवासी नहीं है? शौर्य को इसकी परवाह नहीं थी। वो भी मेरे लोगों में से एक है, जेराल्डिन ने गुस्से से कहा। शौर्य असहाय था। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मुझे पता है, ये फिर नहीं होगा। वैसे 30 किलोमीटर दूर जो सैनिक हैं वे मेरे हैं, क्या मुझे उन्हें यहां लाना चाहिए? जेराल्डिन ने मुड़कर नानजिंग की दिशा में देखा और फिर अपने गैजेट की ओर देखा तथा शौर्य को अनदेखा कर दिया। शौर्य ने नीचे देखा और आह भरी। इस व्यक्ति का नाम तेजस था और वो वेस्टा की हत्या के समय वहां मौजूद था। वो जानता था कि शौर्य एक पृथ्वीवासी है और उसने वेस्टा की हत्या भी की थी। अगर शौर्य ने कोई हरकत न की होती तो तेजस उसे पहचान लेता। ये औरत वेस्टा नहीं थी और शौर्य को अंदाजा हो गया था कि वो उससे ज्यादा ताकतवर है। हो सकता है कि उसका घात कामयाब न हो, इसलिए इंतजार करना ही बेहतर था। अग्रिम मोर्चे पहले ही जा चुके थे और जेराल्डिन की मौजूदगी ने उन्हें तहस नहस कर दिया था। सैनिक या तो नष्ट हो गए थे या भाग गए थे और वो उस सुबह से नानजिंग से संपर्क नहीं कर पाया था। वो सौम्या, जय और लगभग 10,000 सैनिकों को बेस पर ले आया और जेराल्डिन का साथ देने वाले दोनों कप्तानों को कड़ी चेतावनी दी। उस रात वो उसे फिर से ढूंढने निकल पड़ा। तुम मेरे स्टार क्रिस्टल उधार लेना चाहते हो? जेराल्डिन ने उसे आश्चर्य से देखा। शौर्य ने सिर हिलाया। चिंता मत करो, जब मैं वापस आऊंगा तो तुम्हें 10 गुना पैसा लौटा दूंगा। जेराल्डिन ने उसे परखते हुए कहा, आपके पास अग्नि क्रिस्टल तो हैं, लेकिन कोई तारा क्रिस्टल नहीं। मैंने उन सबका उपयोग कर लिया है। जेराल्डिन हिचकिचाई। तारा क्रिस्टल पृथ्वी पर उत्परिवर्ती जीवों में पाए जाने वाले ऊर्जा क्रिस्टल जैसे नहीं थे। हर ग्रह या पारिस्थितिकी तंत्र का अपना ऊर्जा स्रोत होता है और ये बिल्कुल तारा ऊर्जा जैसा नहीं होता। साधना के अनगिनत तरीके थे, लेकिन अंततः ब्रह्मांड की साधना करनी ही थी। दूसरी ओर तारा क्रिस्टल में तारा ऊर्जा होती थी जिसे अवशोषित किया जा सकता था। इस प्रकार के ऊर्जा क्रिस्टल को कोई भी अवशोषित और विकसित कर सकता है। आमतौर पर यह केवल ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र में ही उत्पन्न हो सकता है जो ब्रह्मांड के पारिस्थितिकी तंत्र के साथ एकीकृत हो। वर्तमान में पृथ्वी अग्नि क्रिस्टल, बर्फ क्रिस्टल और अन्य विचित्र क्रिस्टल उत्पन्न कर सकती है, लेकिन यह तारा क्रिस्टल उत्पन्न नहीं कर सकती जिसकी छात्रों को सबसे अधिक आवश्यकता थी। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? इसके बारे में क्या ख्याल है? मैं एक व्यापार करूंगा। जेराल्डिन ने उसकी ओर देखा। कैसे? शौर्य ने अपनी ब्रह्मांडीय अंगूठी से अग्नि क्रिस्टल का ढेर निकाला। मैं इनसे व्यापार करूंगा। जेराल्डिन की आंखें चमक उठीं जब उसने ब्रह्मांड में विभिन्न प्रकार के ऊर्जा क्रिस्टलों की विनिमय दरों को याद करने की कोशिश की, लेकिन उसे एक भी समान विनिमय दर नहीं मिली। ब्रह्मांड में अलग अलग स्थानों की विनिमय दरें अलग अलग थीं, और अब जब वे पृथ्वी पर थे तो उसे शौर्य जैसे किसी व्यक्ति के लिए विनिमय दरों को समायोजित करना पड़ा जिसे स्टार क्रिस्टल की सख्त जरूरत थी। मैं तुम्हें 5 सितारा क्रिस्टल दे सकता हूं, जेराल्डिन ने सपाट लहजे में कहा। शौर्य की आंखें चौड़ी हो गईं। तुम बहुत लालची हो। ये अग्नि क्रिस्टल कम से कम 20 स्टार क्रिस्टल के बराबर हैं और तुम मुझे केवल 5 दे रहे हो। ये तो 4 गुना छूट है। ये आप पर निर्भर है, जेराल्डिन ने अहंकार से कहा। शौर्य के पास दांत पीसने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। मुझे अपनी युद्ध तकनीक की शक्ति का परीक्षण करने दो। किसी भी समय, जेराल्डिन ने उपहास किया। किसी भी समय। उसने अंगूठे के आकार के 5 क्रिस्टल लिए और जाने के लिए मुड़ा। उसके जाने के बाद जेराल्डिन ने उत्साह से अग्नि क्रिस्टलों को अलग रख दिया। इन अजीबोगरीब क्रिस्टलों का इस्तेमाल युद्ध तकनीकों के विकास में मदद के लिए किया जा सकता था, और ये युद्ध तकनीकों की शक्ति को भी बढ़ा सकते थे। ये ऐसे खजाने थे जिनके बारे में अनगिनत लोग सपने देखते थे, और उसके लिए ये स्टार क्रिस्टलों से भी ज्यादा कीमती थे।
उसे अपनी युद्ध तकनीकों के लिए इनकी जरूरत थी, इसलिए वो मालामाल हो गई थी। पगोडा प्लैनेट? मैंने इसके बारे में पहले क्यों नहीं सुना? क्या ये कोई ऐसा ग्रह है जो इन विचित्र खनिजों का उत्पादन करता है? जेराल्डाइन हैरान था। जेराल्डिन के घर से निकलते हुए शौर्य के होंठ सिकुड़ गए। हालांकि ये लेन देन नुकसानदेह था, लेकिन सब कुछ व्यर्थ था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि इन छात्रों के अलावा पृथ्वी पर किसी और के पास स्टार क्रिस्टल नहीं थे। वेस्टा के पास कोई ब्रह्मांडीय अंगूठी भी नहीं थी, इसलिए वो उसे अपने साथ नहीं रख सकता था। जेराल्डाइन का परिवार वेस्टा के परिवार से कहीं ज्यादा संपन्न था, इसलिए शायद वो उससे कुछ ले सके। शौर्य अपने निवास पर लौट आया, जो वास्तव में एक परित्यक्त विला था। उन्होंने किसी को भी अंदर घुसने से रोकने के लिए परिधि के चारों ओर अग्नि क्रिस्टल गाड़ दिए। वो लिविंग रूम में वापस आया और सारा फर्नीचर फेंक दिया, फिर एक ऊर्जा क्रिस्टल निकालकर उसे कुचल दिया। तारों की ऊर्जा तुरंत उमड़ पड़ी और कमरे में भर गई। फॉर्मकास्ट मॉडल का उपयोग करके साधना करने से शून्य से सीधे तारा ऊर्जा को अवशोषित किया जा सकता था, लेकिन अवशोषण की दर व्यक्ति की साधना तकनीक पर निर्भर करती थी। कई शक्तिशाली संगठन अपनी अवशोषण दर बढ़ाने के लिए तारा क्रिस्टल एकत्र करते थे, जिससे तारा ऊर्जा एक छोटे से स्थान में विस्फोटित हो जाती थी। यही एक कारण था कि कई संगठन तारा क्रिस्टल के लिए लड़ते थे। शौर्य को उम्मीद नहीं थी कि वो पृथ्वी पर इस मेथड का इस्तेमाल कर पाएगा। सीरियस कला ने उसकी साधना की गति को दोगुना कर दिया था और उसकी ऊर्जा अवशोषण दर जेराल्डिन जैसे शिष्यों से कहीं ज्यादा थी। वो शायद महान यू साम्राज्य में भी बेस्ट में से एक था। पूरा तारा क्रिस्टल उपयोग में आने में अधिक समय नहीं लगा तथा उसके द्वारा अवशोषित की जा सकने वाली तारा ऊर्जा की मात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि हो गई। इसके बाद उसने एक और को कुचल दिया और उसे निगलना शुरू कर दिया। पर्याप्त तारा क्रिस्टल होने का मतलब ये नहीं था कि वो अपने वर्तमान क्षेत्र के शिखर तक पहुंच सकता था। क्रिस्टल में अभी भी अशुद्धियां थीं जिन्हें संघनित करने की आवश्यकता थी। ऐसा काम केवल वे ही कर सकते थे जिन्होंने फॉर्मकास्ट मॉडल के साथ प्रशिक्षण लिया हो। केवल मेल्डर ही साधना के लिए सीधे तारा क्रिस्टलों को अवशोषित करके अशुद्धियों को दूर कर सकते थे, इसलिए उनका ऊर्जा घनत्व अधिक नहीं था और उनकी युद्ध शक्ति स्थिर नहीं थी। साधना के लिए उन्हें तारा क्रिस्टलों पर भी निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन ये क्रिस्टल मिलना मुश्किल था। इससे एक दुष्चक्र बन गया जिसके कारण उन्हें युद्धदास और घुमक्कड़ सैनिक कहा जाता था। उसने कुल 5 तारा क्रिस्टल अवशोषित कर लिए थे और तभी उसे अपने शरीर में ऊर्जा का उफान महसूस हुआ। वो पृथ्वी के दायरे के शिखर पर पहुंच गया था। पृथ्वी के दायरे के शिखर पर वो प्रहरी दायरे से बस एक कदम दूर था, लेकिन उस कदम के लिए एक फॉर्मकास्ट मॉडल की आवश्यकता थी। शौर्य ने रात को विला की छत पर आराम किया और अगले दिन सीधे जेराल्डिन के पास गया। चलो मुकाबला करते हैं। जेराल्डिन अवाक रह गई। तुम इतनी सुबह मेरे साथ मुकाबला करना चाहते हो? मैं भले ही किसान हूं, पर हूं तो औरत ही। भला कौन मर्द इतनी सुबह सुबह किसी औरत से झगड़ा करेगा? शौर्य को भी लगा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन वो वास्तव में अपने और एक कुलीन प्रहरी के बीच का डिफरेंस जानना चाहता था। तो मैं दोपहर में तुम्हें ढूंढने आऊंगा। जरूरत नहीं, बस चाहो तो मुकाबला कर लो, जेराल्डिन ने कहा। वो शौर्य के बारे में ज्यादा नहीं सोचती थी। अगर उसके पास शॉकवेव पाम न होता तो वो उसके साथ काम करने के लिए पूछती भी नहीं। दोनों को एक दूसरे से 10 मीटर की दूरी पर एक खुला स्थान मिला। दोनों ओर से एनिमल की धीमी दहाड़ें आ रही थीं और हवा में खून की हल्की गंध फैल रही थी। आगे बढ़ो, मैं जवाबी कार्रवाई नहीं करूंगी, जेराल्डिन ने गर्व भरी निगाहों से शांतिपूर्वक कहा। शौर्य ने अपनी दाहिनी मुट्ठी भींची और उसे छोड़ दिया, मानो हवा किसी पर्दे की तरह फट गई हो। उसने दोनों पैरों से लात मारी। जमीन चीरती हुई शॉकवेव जैसे ही वो जेराल्डिन के सामने दौड़ा और अपनी हथेली से वार किया। ये एक शुद्ध शॉकवेव पाम था, उसकी पूरी ताकत का अटैक। जेराल्डाइन शॉकवेव पाम देखकर आश्चर्यचकित हो गई। उसने एक हाथ से उसे रोकने की योजना बनाई थी, लेकिन अंततः उसने दोनों हाथ उठा लिए। धमाका! शॉकवेव तेजी से फैली। जबरदस्त प्रेशर ने जमीन को कुचलकर चकनाचूर कर दिया। शौर्य की हथेली ने जेराल्डिन के पैरों को जमीन में दबा दिया, जिससे कई मीटर चौड़ा गड्ढा बन गया। जेराल्डिन को आश्चर्य हुआ। बुरा नहीं है, हमारी अकादमी के सेंटिनल भी शायद ऐसी मूव का उपयोग करने में सक्षम नहीं होंगे। यदि ये एक गुप्त अटैक है तो ये 2000 शक्ति से कम वाले सेंटिनल को मारने के लिए काफी है। जेराल्डिन ने भौहें चढ़ाईं और उसके हाथ सुन्न हो गए। बस, तुम्हारे हमले मेरे खिलाफ बेकार हैं। मेरी शक्ति का स्तर 2000 से ज्यादा है और तुम्हें पता होना चाहिए कि शक्ति के हर स्तर में बढ़ोतरी के साथ मेरी ऊर्जा की ताकत अलग होगी। आखिरी पाम! वो चिल्लाया। चांद उसके दाहिने हाथ के चारों ओर घूमते हुए तारों की रोशनी उसके दाहिने हाथ पर चमक रही थी। उसके चारों ओर की हवा शॉकवेव पाम की तरह बह रही थी। ये सीरियस पाम था। जैसे ही उसका आखिरी हाथ जमीन पर पड़ा, जेराल्डिन की धड़कनें तेज हो गईं और उसका शरीर एक प्रतिबिंब में बदल गया। जैसे ही वो उस जगह से गायब हो गई जहां वो खड़ी थी, 100 मीटर के दायरे में जमीन चकनाचूर हो गई और चारों तरफ एक शॉकवेव फैल गई। एक बहरा कर देने वाला धमाका हुआ, यहां तक कि हवा भी शॉकवेव से विकृत हो गई। कुछ मीटर की दूरी पर जेराल्डिन की आकृति दिखाई दी, जो दृश्य देखकर चौंक गई। ये क्या है? मेरे दादाजी ने मुझे ये सिखाया था, एक्सट्रीम शॉकवेव पाम।
जेरल्डीन की आंखें सिकुड़ गईं। वो सीरियस पाम को बिल्कुल नहीं पहचान पाई, लेकिन शॉकवेव पाम इतना शक्तिशाली था कि उसे खतरे का आभास हुआ। मैंने लोगों को कहते सुना है कि शॉकवेव पाम को एक के ऊपर एक रखा जा सकता है। ये तो डबल शॉकवेव पाम होना चाहिए था, उसने गंभीरता से कहा। शौर्य ने कंधे उचकाते हुए कहा, हो सकता है ये कोई दूसरा नाम हो। जेरल्डीन ने उसकी ओर देखा। उसकी नजर अब घमंडी नहीं बल्कि गंभीर थी। डबल शॉकवेव पाम के लिए उच्च स्तर की शारीरिक शक्ति की आवश्यकता होती है और बहुत से सेंटिनल इसे प्राप्त नहीं कर सकते। हमारी अकादमी में तो एक भी नहीं है। तुम बहुत शक्तिशाली हो। सेंटिनल क्षेत्र में पहुंचकर तुम किसी भी कुलीन वर्ग से मुकाबला कर सकोगे। तुम साम्राज्य की शीर्ष अकादमी यू अकादमी में भी एंट्री पा सकते हो। शौर्य चौंक गया। यू अकादमी? मैं? जेराल्डिन बोली, शायद तुम्हारी शारीरिक शक्ति के साथ ये इम्पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मैं थक गई हूं, चलो। इतना कहकर जेराल्डिन चली गई। शौर्य ने ग्लेनी के जाते हुए रूप को देखा और उसे देखने के लिए अपना हाथ उठाया। संकेत देना एक बात थी, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी यह था कि वो देखना चाहता था कि क्या वो उसे हरा सकता है। इस महिला की प्रतिक्रिया बहुत तेज थी और उस महत्वपूर्ण क्षण में उसने उसके हमले को चकमा देने के लिए अपनी फुटवर्क युद्ध तकनीक का इस्तेमाल किया था। वो अकादमी की एक विशिष्ट खिलाड़ी होने के योग्य थी। हालांकि वो खुद इतना बुरा नहीं था। जैसे ही उसने चकमा दिया, सीरियस ने अपनी शक्ति वापस ले ली थी। अगर वो सोचती कि उसकी पूरी ताकत है तो उसे निराशा होती। चूंकि वो नानजिंग में उससे संपर्क नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसने सौम्या और बाकी लोगों को कॉलोनी में ही रहने दिया। जेरल्डिन को उनकी परवाह नहीं थी, इसलिए उसे समझाने की झंझट से बचा लिया। हालांकि 2 दिन बाद सौम्या उसे ढूंढते हुए आई। भाई शौर्य, हम यहाँ कब तक रहेंगे? सौम्या ने उसे घूरते हुए पूछा। उसने 2 अग्रिम पंक्ति के कप्तानों से सुना था कि ये एक आपूर्ति डिपो है, लेकिन फिर भी उसे लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। यहाँ के लोग अक्सर आकाश के साम्राज्य के शक्तिशाली लोगों के बारे में बात करते थे, लेकिन वे कहाँ से आए थे? ज्यादा सवाल मत पूछो, मैं तुम्हें कुछ दिनों में जवाब दूंगा। सौम्या और पूछना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसने आसमान की तरफ देखा, उसके चेहरे के भाव अचानक बदल गए। शौर्य ने पीछे मुड़कर देखा तो जेराल्डिन बेचैनी से नीचे उतर रही थी। चलो, ऑटन और बाकी लोग नानजिंग जा रहे हैं। शौर्य चौंक गया, लेकिन उसने उसकी बांह पकड़ ली और उसके पीछे नानजिंग की ओर चल पड़ा। सौम्या हैरान थी। अगर वो गलत नहीं थी तो उस महिला ने वही कवच पहना हुआ था जो कुछ समय पहले नानजिंग पर हमला करने वाले एलियंस ने पहना था। जय भी कुछ ही दूरी से चलकर आया, वो भी उतना ही हैरान था। जेराल्डिन जितनी तेजी से जा सकती थी, नानजिंग की ओर उड़ी, लेकिन चूंकि वो शौर्य को लेकर जा रही थी, इसलिए वो इतनी तेजी से नहीं जा सकी। आपको कैसे पता कि ऑटन नानजिंग जा रहा है? उसने पूछा। जेराल्डिन ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। याद रखना, नानजिंग पहुंचने पर हम परिस्थितियों के अनुसार कार्य करेंगे। हमारा लक्ष्य शहर पर कब्जा करना है और ऑटन निश्चित रूप से अकेला नहीं गया है। उसके सहायक कमजोर नहीं होंगे, इसलिए सावधान रहना। शौर्य की नजरें गंभीर हो गईं। अगर ऑटन ने जेराल्डिन को छोड़ने की हिम्मत की तो इसका मतलब था कि उसके सहायक निश्चित रूप से उससे ज्यादा ताकतवर थे। उसके हिसाब से वेस्टा की शक्ति का स्तर लगभग 1500 था, ऑटन 2000 के करीब और जेराल्डिन 2000 से ज्यादा। ऑटन के सहायक निश्चित रूप से उससे कहीं ज्यादा ताकतवर होंगे और शायद वे अकेले भी नहीं होंगे। इस उम्मीद में कि शैलेश टिक सकेगा, उसने दक्षिण की ओर देखा। आधे घंटे बाद जेराल्डिन और शौर्य तेजी से नानजिंग पहुंचे। शहर के ऊपर 2 आकृतियां तैर रही थी। उनमें से एक ऑटन था। उसके कवच का एक बड़ा हिस्सा चकनाचूर हो गया था और एक युवक उसके बगल में हाथ पीछे करके और आंखों में घमंडी भाव लिए खड़ा था। नानजिंग में बचे हुए सभी लोग डर के मारे ऊपर देखने लगे। आकाश के 2 शक्तिशाली राज्य। शैलेश आसमान में उड़ गया और ऑटन और शैलेश से 100 मीटर की दूरी पर रुक गया। उसके चेहरे पर गंभीरता थी और उसने कहा, तुम फिर? ऑटन ने व्यंग्य करते हुए कहा, क्या ये दुख की बात नहीं है कि आपने मुझे पिछली बार नहीं मारा? शैलेश की आंखें सिकुड़ गईं। बहुत ज्यादा। बहुत बुरा हुआ कि तुम्हें कभी मौका नहीं मिलेगा। ये मेरे सीनियर हैं, टेरेंस, ऑटन ने गर्व से कहा। शैलेश ने टेरेंस की तरफ देखा। उसके शरीर से निकल रहे ऊर्जा के उतार चढ़ाव को महसूस किया। उसका दिल बैठ गया। ये व्यक्ति ऑटन से कहीं ज्यादा ताकतवर था। टेरेंस ने शैलेश की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मूल निवासियों में तुम्हारे जैसा कोई शक्तिशाली होगा। मैं तुम्हें स्वर्ग तक पहुंचने में मदद कर सकता हूं। मेरे पीछे आओ। सीनियर टेरेंस, उनसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। वो जिद्दी हैं और मानेंगे नहीं, ऑटन ने कहा। टेरेंस ने ऑटन को घूरते हुए कहा, जब मैं बोल रहा हूं तो बीच में टोकने का काम तुम्हारा नहीं है। ऑटन ने जल्दी से सिर हिलाया। दांत पीसते हुए उसने शैलेश को घूरा। उसकी आंखों में नफरत झलक रही थी। शैलेश ने अपनी कुल्हाड़ी पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर सकता। तुम एलियंस नानजिंग चाहते हो, है ना? तुम्हें पहले मुझे हराना होगा। फिर वो नानजिंग के उत्तर की ओर उड़ गया, क्योंकि वो शहर के हवाई क्षेत्र में लड़ना नहीं चाहता था। दुर्भाग्य से ये डिसीजन लेना उसके हाथ में नहीं था। शैलेश 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर उड़ गया, इससे पहले कि ऑटन ने प्रलय शिखर पर वार किया। तलवार की क्यूई ने पहाड़ के एक कोने को चीर दिया और अनगिनत चीखें निकल गईं।
तुम मौत को दावत दे रहे हो। शैलेश ने दहाड़ते हुए अपनी कुल्हाड़ी ऑटन पर तान दी। ऑटन ने उपहास किया और हमला करने के लिए अपनी तलवार उठाई। कुछ मिनट बाद जेराल्डिन शौर्य के साथ नानजिंग पहुंची। उसने तुरंत नष्ट हो चुके प्रलय शिखर और बचे हुए लोगों का विलाप देखा। अनगिनत लोग शहर से बाहर भाग गए थे और धरती फट गई थी, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल रही थी। शून्य ऊर्जा ने लहरें मारकर अनगिनत इमारतों को नष्ट कर दिया। यहां तक कि आकाश में छाए बादल भी उड़ गए। नानजिंग में शैलेश ने मुंह भर खून थूका और बड़ी मुश्किल से आकाश की ओर देखा। टेरेंस और ऑटन ने ठंडेपन से देखा। बुरा नहीं, मिलिट्री अकादमी में टॉप 15 में जगह बनाने लायक। बदकिस्मती से तुम मुझसे मिल गए, टेरेंस ने ठंडेपन से कहा।